दृष्टि है इसके ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख ट्रंप वर्सेस चाइना जो और द इकोनॉमिक टाइम्स में छपे लेख कोविड-19 एंड द मिराज ऑफ अ चाइना लेड इंटरनेशनल ऑर्डर के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। कोरोना वायरस महामारी बदलेगी वैश्विक कूटनीति। कोरोना वायरस के चलते उपजी विश्वव्यापी महामारी से आज पूरी दुनिया परिचित है। इस आपदा ने पूरे विश्व को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों ही धरातल पर प्रभावित किया है। ऐसे में अगर यह महामारी वैश्विक कूटनीति की दिशा व दशा को बदल दे तो कोई हैरानी की बात नहीं। दरअसल वैश्विक कूटनीति पर कोविड-19 का प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। जहां एक ओर चीन वैश्विक नेतृत्व को हथियाने की कोशिश में है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका दुनिया के दारोगा की हैसियत खोता हुआ दिख रहा है। जैसे जैसे कोरोना वायरस और चीन अमेरिका के घरेलू एजेंडे में शीर्ष पर पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे दोनों देशों के संबंधों पर भी गहरा असर पड़ रहा है। रूस के विपरीत चीन अमेरिकी वैश्विक नेतृत्व के समक्ष शक्तिशाली राजनीतिक चुनौती बनकर उभर रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या कोरोना वायरस भू रणनीतिक व्यवस्था को पलट देगा। सवाल है कि क्या 21वीं सदी के आरंभ में विकसित बहुध्रुवीय वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था एक ध्रुवीय राजनीतिक व्यवस्था की ओर मुड़ जाएगी। तमाम सुख सुविधाओं के बावजूद सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर अमेरिका में कई कमियां देखने को मिल रही हैं। ऐसे में यह बहस तेज हो गई है कि क्या कोविड-19 वैश्विक व्यवस्था को नया रूप देने जा रहा है। दूसरी तरफ यह भी देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरी बहस में भारत कहां खड़ा है। सार्क देशों को एकजुट करने की कोशिश कर भारत ने भी परिपक्व कूटनीति का परिचय दिया है, जिसे दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। आइए सबसे पहले चीन अमेरिका टकराव पर एक नजर डालते हैं। दरअसल कोरोना वायरस से उपजे हालात से पहले से ही चीन और अमेरिका के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। हालिया वर्षों में चीन और अमेरिका के बीच चले ट्रेड वॉर से भी कोई शायद ही अनजान हो। एक ऐसे समय में जब चीन से शुरू हुई महामारी ने पूरी दुनिया को दुष्चक्र में डाल दिया है, खासकर अमेरिका को, तब अमेरिका कहाँ चुप रहने वाला था। लिहाजा अमेरिका ने कोरोना वायरस को कभी वुहान वायरस तो कभी चाइना वायरस का नाम दिया। और मौजूदा हालात को देखकर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका आर पार के मूड में है। इतना ही नहीं, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा अमेरिका में कोरोना वायरस की उत्पत्ति संबंधी दावे ने विश्व की राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया। दूसरी तरफ चीन के उस दावे को रूस का साथ मिला जिसमें कोरोना वायरस की उत्पत्ति में अमेरिका की भूमिका की बात कही गई। इसलिए चीन को रूस का साथ मिलने से वैश्विक राजनीति में अमेरिका चीन टकराव बढ़ने के आसार व्यक्त किए जा रहे हैं। दरअसल कोरोना संकट के कारण अमेरिका और चीन जैसी दो वैश्विक महाशक्तियों के बीच टकराव से वैश्विक राजनीति पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इसका पहला प्रत्यक्ष प्रभाव अमेरिका और चीन के बीच हाल ही में संपन्न व्यापार समझौते पर होगा। फिर चीन के इस घटनाक्रम में लापरवाही भरे रुख के कारण दुनिया भर में चीन को संदेह की नजर से देखा जाने लगेगा। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना वायरस को लेकर दोनों देशों के बीच उत्पन्न टकराव आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरी दुनिया में अमेरिका खुद को एक सुपर पावर के रूप में पेश करता रहा है। अब तक यही माना जाता रहा है कि अमेरिका में सारी चीजें जरूरत से ज्यादा हैं। लेकिन हेल्थ केयर के मोर्चे पर जिस तरह अमेरिका लगातार पिछड़ रहा है, उससे ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना वायरस ने अमेरिका की साख पर बट्टा लगा दिया हो। एक शक्तिशाली देश के तौर पर जिस तरह से अमेरिका में संक्रमण का प्रसार बढ़ रहा है और जिस पैमाने पर लोगों की जानें जा रही हैं, वो बेहद चौंकाने वाली है। जाहिर है कोरोना वायरस का संकट यह संकेत है कि तमाम सुख सुविधाओं के बावजूद सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर अमेरिका में कई कमियां हैं। लिहाजा अमेरिका स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा उपकरण चीन से आयात करने पर मजबूर है। फिर इस महामारी से इटली को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। माना जा रहा है कि जल्द ही इटली में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संकट भी देखने को मिल सकता है। ऐसा अनुमान है कि इटली को अपनी खोई साख हासिल करने में कई दशक लग सकते हैं। फिर यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद ब्रिटेन में गठित नई सरकार पर यह संकट आर्थिक व राजनीतिक रूप से अधिक दबाव उत्पन्न करेगा। इस मुसीबत ने ईरान और अमेरिका को एक दूसरे के करीब ला दिया है।
जबकि ये दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। जानकारों का मानना है कि इससे तृतीय विश्व युद्ध के रूप में मंडराने वाला संभावित खतरा टलता नजर आ रहा है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जल्द ही दुनिया दो खेमे में बंटती नजर आएगी। इससे इतर चीन और अमेरिका दोनों एक बार फिर से हथियारों की होड़ में जुट गए हैं। दोनों देश भविष्य में एशिया प्रशांत क्षेत्र में किसी टकराव के लिए खुद को तैयार करने में जुटे हैं। चीन कम से कम इस क्षेत्र में खुद को एक सैन्य सुपर पावर साबित करने में सफल रहा है और अब चीन को लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एक बड़ी भूमिका निभाने का उसका वक्त आ गया है। एक तो वह बहुत जल्दी ही इस महामारी से उबर गया है और वह दुनिया भर में विनिर्माण की गतिविधियों का केंद्र है। वैश्विक विनिर्माण के लिए केंद्र स्थापित करने में अत्यधिक समय और धन की आवश्यकता होगी, क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों में चीन जैसी अवसंरचना और सस्ते श्रम का अभाव है। ऐसे में चीन को उम्मीद है कि वह जल्द ही वैश्विक राजनीति में अमेरिका को मात देने जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि दुनिया के कई देश इससे किनारा करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जानकारों की माने तो कोरोना वायरस का प्रसार चीन के अतिरिक्त उन देशों में ज्यादा हुआ है जो चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के भागीदार हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर देशों में इस परियोजना के जरिए ही कोरोना वायरस के प्रसार में वृद्धि हुई। दरअसल यह वायरस उस समय दुनिया भर में फैल रहा था जब चीन समेत पूरी दुनिया नए साल के स्वागत में डूबी थी। लिहाजा नए साल का जश्न मनाकर जब लोग चीन से अपने अपने कार्यस्थल पर वापस लौटे तो अपने साथ कोरोना वायरस भी ले गए। नतीजतन चीन के ज्यादा करीब वाले देशों में कोरोना का संक्रमण बढ़ता चला गया। शोधकर्ताओं ने भी माना है कि चीन से यूरोप और एशिया महाद्वीप के विभिन्न देशों तक फैले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI परियोजना इस वायरस के प्रसार का प्रमुख वाहक है। ऐसे में कई देशों द्वारा इस परियोजना के बहिष्कार की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। कोरोना वायरस के कारण बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलने वाले इटली ने भी BRI प्रोजेक्ट समेत चीन के साथ अपनी सभी आर्थिक गतिविधियों को रोक दिया है। यूरोप के अन्य देश भी चीन के साथ आर्थिक गतिविधियों में पाबंदी लगाकर विनिर्माण क्षेत्र में चीन के एकाधिकार को चुनौती दे रहे हैं। जाहिर है चीन आर्थिक रूप से तनाव में है और ऐसा माना जा रहा है कि चीन अमेरिका के साथ चल रहे व्यापार युद्ध में समझौता भी कर सकता है। इससे इतर यह भी संभावना जताई जा रही है कि चीन उन देशों से कर्ज की वसूली की मांग कर सकता है जिन्हें उसने कर्ज के जाल में फंसाया है। भुगतान न करने की स्थिति में चीन उन देशों पर अपनी साम्राज्यवादी नीति का प्रयोग भी कर सकता है और BRI परियोजना के क्रियान्वयन के लिए उन पर दबाव बना सकता है। भविष्य में परिस्थितियां चाहे कुछ भी बने, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान महामारी से चीन की परियोजनाओं को भी धक्का लगा है। हालांकि चीन के इस नुकसान में भारत अपना फायदा देख रहा है। अगर इस परियोजना पर प्रतिबंध लगता है तो निश्चित रूप से भारत की सामरिक चिंताएं कम होंगी। अब सवाल है कि इन सभी मामलों में भारत कहां खड़ा है। अगर BRI परियोजना की बात करें तो इसके एक भाग के रूप में CPEC यानी चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र से होकर निकलता है। ऐसे में BRI परियोजना के प्रतिबंधित होने से भारत की सामरिक चिंताएं दूर होंगी। दूसरा, भारत दुनिया के सामने खुद को विनिर्माण के एक बड़े केंद्र के रूप में स्थापित कर सकता है, जबकि मौजूदा वक्त में चीन दुनिया भर में विनिर्माण गतिविधियों का केंद्र है। भारत BRI परियोजना का हिस्सा नहीं है और चीन इसके जरिए हमेशा ही भारत को घेरने का प्रयास करता रहा है। ऐसे में इस परियोजना को प्रतिबंधित कर देने से भारत के प्रति उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की नीति को भी गहरा धक्का लगेगा। पूरे घटनाक्रम पर नजर डालें तो इस आपदा के समय भारत बदलती वैश्विक राजनीति के किसी भी समूह में शामिल नहीं है। इसकी दो वजहें साफ हैं। पहली वजह तो यह कि भारत हमेशा ही गुटनिरपेक्षता का हिमायती रहा है और इस आपदा की स्थिति में गुटबाजी करना कतई वाजिब नहीं है। दूसरी वजह यह है कि हालिया समय में किसी का भी समर्थन करने से भारत को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का फायदा मिलता नजर नहीं आता। सार्क देशों को एकजुट करने की भारत की कोशिश परिपक्व कूटनीति का सबूत है। जिस तरह से भारत ने सार्क देशों के साथ ऑनलाइन मीटिंग की, उससे फिर इस समूह के जिंदा हो जाने की उम्मीद जग गई है। इस पहल का एक कारण यह भी है कि भारत इस क्षेत्र का नेतृत्व अपने हाथ में लेने की इच्छा रखता है और इसके लिए सबको एकजुट रखना भारत के समक्ष एक चुनौती है।
हालिया वर्षों में यह भी देखने को मिला है कि भारत ने क्षेत्रीय स्तर पर मानवीय संकटों पर सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया दी है और आपात परिस्थितियों के प्रबंधन में भी अपने आप को अगुवा के तौर पर पेश किया है। 2015 में नेपाल में आए भूकंप के दौरान भारत सरकार की सहायता इसी योजना का एक पहलू है। भारत ऐसा अपनी नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी देश पहले की कूटनीति के तहत करता आया है। अब सवाल है कि आगे की राह क्या हो। जहां तक भारत का प्रश्न है तो भारत को अपने पड़ोसी देशों तथा क्षेत्रीय संगठनों जैसे सार्क और बिम्स्टेक के साथ मिलकर एक खास कार्यदल का गठन करना चाहिए ताकि इस आपदा से निपटने की तैयारियों में समन्वय व संचार की कमी न रह जाए। इससे इतर भारत ने सार्क देशों को एकजुट कर बेहतर काम किया है। दरअसल भूटान और भारत को छोड़कर हर सार्क देश BRI परियोजना का भागीदार है। ऐसे में सार्क के निष्क्रिय होने और बिम्स्टेक के अपने वादे पर खरा नहीं उतरने से चीन दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण आर्थिक भागीदार बन सकता है। ऐसे में इस क्षेत्र में भारत की स्थिति चरमरा जाएगी। लिहाजा सार्क के साथ साथ बिम्स्टेक के साथ क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाना भारत के लिए उचित होगा। दूसरी तरफ हालिया घटनाक्रम के बाद यह देखने को मिल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर चीन का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। ऐसे में भारत सरकार को भारत के बहुपक्षवाद की पुनर्संरचना को तेज करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र में अपने कूटनीतिक रणनीतियों को नए सिरे से लिखने और नए राजनीतिक गठबंधन बनाने की जरूरत है, जो एक साथ भारत के आंतरिक आधुनिकीकरण में योगदान करें और इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को बढ़ाएं। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह एक संकट की घड़ी है और इस घड़ी में दुनिया के मुल्कों को संजीदगी से आपदा से लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे अपने संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करते हुए महामारी की हर संभव रोकथाम करें, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा होता नहीं दिख रहा। इस मुश्किल वक्त में भी वैश्विक महाशक्तियां राजनीतिक लाभ उठाने की फिराक में हैं। दरअसल वे गुटबाजी करने में मशगूल हैं। रूस जहां चीन का साथ दे रहा है, वहीं ईरान अमेरिका की तरफ जाता दिख रहा है। अपेक्षाकृत रूप से चीन के करीबी देश ईरान ने भी इस वैश्विक आपदा की स्थिति में चीन से सहायता न मांगकर अमेरिकी प्रभुत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता की अपील की है और इसे वैश्विक राजनीति के बदलने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका दुनिया का सर्वशक्तिमान देश माना जाता है और वैश्विक राजनीति को बदलने में सक्षम भी रहा है, लेकिन हेल्थ केयर के मामले में अमेरिका का पिछड़ना और फिर चीन से मदद की गुहार से बाजी पलटती दिख रही है। जाहिर है इससे अमेरिका तनाव की स्थिति में है, जिसमें कोई दो राय नहीं कि इस महामारी से सही तरीके से निपटने वाली महाशक्ति बदलती वैश्विक राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाएगी। दरअसल दुनिया भर के देश प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं की अपनी काबिलियत साबित करने में लगे हैं। मौजूदा राजनीतिक नेताओं को इस आधार पर आंका जाएगा कि संकट की इस घड़ी में उन्होंने कैसे काम किया और कितने प्रभावी तरीके से इसे काबू किया। लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। यह भी देखना होगा कि चीन दुनिया भर में विनिर्माण की गतिविधियों का केंद्र है। अगर चीन की BRI परियोजना प्रतिबंधित होती है तो दुनिया के अनेक देशों के सामने विनिर्मित उत्पादों और सस्ते श्रम का संकट पैदा हो सकता है। लिहाजा दुनिया के देशों को चीन पर भरोसा रखना चाहिए। चीन को आगे बढ़कर इस वैश्विक महामारी पर किए गए अध्ययन को विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य देशों के साथ साझा करना चाहिए ताकि इस वायरस के प्रसार को रोकने में कामयाबी मिल सके। हमें समझना होगा कि मौजूदा समय एक दूसरे पर दोषारोपण करने का नहीं, बल्कि एकजुटता प्रदर्शित करते हुए अदृश्य शत्रु से लड़ने का है। आइए अब नोट करते हैं सवाल है, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो इंगित करती हैं कि भविष्य में अमेरिका की बजाय चीन वैश्विक राजनीति की अगुवाई कर सकता है? परीक्षण कीजिए।